लेकिन इस समय की बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने ईरान में मौजूद भारत के सभी नागरिकों को किसी कमर्शियल फ्लाइट या दूसरे सुरक्षित साधनों से जल्दी ईरान छोड़ने की सलाह दी है और सभी भारतीय नागरिकों से कहा है कि वो अगला आदेश आने तक ईरान जाने के बारे में अब ना सोचें। भारत सरकार ने ईरान में मौजूद भारतीयों से किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों से दूर रहने के लिए कहा है। ये एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिकों को यह भी सलाह दी गई है कि वो अपने पासपोर्ट, पहचान पत्र और यात्रा से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज हमेशा तैयार रखें और अपने पास रखें और किसी भी आपातकाल की स्थिति में तुरंत भारतीय दूतावास से संपर्क करें। इसके साथ ही ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को स्थानीय मीडिया और खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए भी सलाह दी गई है ताकि उन्हें ईरान में चल रहे हालात की सही जानकारी मिलती रहे। ईरान में लगभग 10,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें से करीब 3,000 छात्र हैं। इसलिए हमारे वो दर्शक जिनके जानने वाले या जिनके परिवार के सदस्य ईरान में हैं, अब उन्हें ये बात समझ में आ जानी चाहिए, पता होनी चाहिए कि ईरान अब किसी भी भारतीय नागरिक के लिए एक सुरक्षित स्थान नहीं रहा है। और इसीलिए भारत सरकार ने कहा है कि जितने भी लोग भारत के वहां पर हैं इस समय, जो कि जिनकी संख्या 10,000 के आसपास है, उन्हें जल्द से जल्द ईरान से बाहर निकल आना चाहिए। उन्हें जो भी साधन मिले, जो भी कमर्शियल फ्लाइट मिले या जो भी अपना वो कोई इंतजाम कर सकते हैं, वहां से तुरंत वो बाहर निकले। तो भारत सरकार के अलावा और भी बहुत सारे देशों ने ये एडवाइजरी अपने नागरिकों को जारी की है। अमेरिका भी अपने नागरिकों से ये कह चुका है कि वो जल्द से जल्द वहां से निकल जाएं। कनाडा ने भी ये कहा है कि उसके नागरिक जल्द से जल्द ईरान से बाहर निकल आए। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर के तमाम देशों को अब ये समझ में आ चुका है कि ईरान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ईरान अब एक सुरक्षित जगह नहीं रहा है और ईरान में अब आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। ईरान के एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है ईरान इंटरनेशनल, इस पोर्टल के मुताबिक ईरान में सिर्फ 8 और 9 जनवरी की रात को ही करीब 12,000 लोग मारे गए हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, 12,000 लोग मारे गए हैं एक दिन के अंदर। ईरान की सरकार ने वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया है। इसके बावजूद वहां से कुछ जानकारियां दुनिया तक पहुंच गई हैं और अब जो नई जानकारियां आई हैं, हालांकि ये कई दिनों के बाद आई हैं, जो नए वीडियोस आए हैं, कई दिनों के बाद किसी तरह से कुछ वीडियोस और जानकारियां बाहर आ गई हैं और ये तमाम वीडियोस और जानकारी ये बताती हैं कि ये पिछले एक दशक में ईरान का सबसे घातक सरकार द्वारा प्रायोजित अत्याचार है। पिछले 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है जैसा अब हो रहा है। अमेरिका के एक बहुत बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानी सुरक्षा बलों ने अब प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली चलाना शुरू कर दिया है। यानी उन्हें घायल करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी जान लेने के लिए फायरिंग की जा रही है। और ये बातें खुद उन लोगों ने बताई हैं जो प्रदर्शनकारियों पर इस हमले के दौरान घटनास्थल पर मौजूद थे, जिन्होंने खुद ये सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा है। उनके मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान के मकानों की और बिल्डिंग्स की छतों पर स्नाइपर्स तैनात थे और उन्होंने लंबी दूरी तक हमला करने वाली बंदूकों से, गन से विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के सिर और सीने पर गोलियां चलाई। कई जगहों पर ऑटोमेटिक हथियारों से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई। यानी जिन हथियारों का इस्तेमाल किसी देश की सेना अपने दुश्मन देश की सेना के खिलाफ करती है, उन्हीं हथियारों से ईरान के सुरक्षा बलों ने अपने ही लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। तेहरान के पास
एक इलाके में एक पुलिस स्टेशन की छत से युवा प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर सुरक्षा बलों ने मशीन गन से फायरिंग की और यह फायरिंग इतनी अचानक और तेज थी कि लोग बचने की कोशिश में एक दूसरे को कुचलते चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिर गए। वहां पर भगदड़ मच गई और एक सुरक्षाकर्मी अपनी गाड़ी चलाते हुए निहत्थे लोगों पर लगातार फायरिंग कर रहा था, ऐसा वहां के लोग बता रहे हैं। एक और प्रदर्शनकारी के मुताबिक 9 जनवरी को विरोध मार्च के दौरान सुरक्षा बलों ने एक लड़के को उसकी मां के सामने ही खुलेआम गोली मार दी। इसका मतलब है कि यह भीड़ को नियंत्रण में लाने की कार्रवाई नहीं है, बल्कि प्रदर्शनकारियों में एक डर पैदा करने की कोशिश है और वहां की सरकार और वहां के जो सुरक्षा बल हैं वो अब इस विद्रोह को हर कीमत पर दबाना चाहते हैं ताकि लोग सड़कों पर उतरने से ही डरने लगे। ईरान के अस्पतालों में पहले लोग पैलेट गन से जख्मी होकर आ रहे थे, क्योंकि पहले शुरुआत में पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब वहां सिर पर गोली लगने और बुरी तरीके से घायल होकर लोग पहुंच रहे हैं। एक अस्पताल के इमरजेंसी रूम में सिर्फ 1 घंटे के अंदर 19 ऐसे प्रदर्शनकारी पहुंचे जिन्हें गोलियां मारी गई थी। तेहरान का एक इलाका है जिसका नाम है तजरीश, और वहां के एक डॉक्टर ने यह कहा कि एक अस्पताल में लाए गए कई प्रदर्शनकारियों के सिर, गर्दन और उनके सीने पर गोली मारी गई थी। घायलों का इलाज करने वाले एक डॉक्टर ने आगे ये बताया कि प्रदर्शनकारियों की जान लेने के इरादे से उन पर बहुत करीब से फायरिंग की गई और ये किसी नरसंहार से कम नहीं है, एक नरसंहार जैसे हालात हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से किसी भी डॉक्टर का नाम यहाँ बताया नहीं गया है। जितने भी लोग ये सारी कहानियाँ बता रहे हैं वो सब लोग ये चाहते हैं कि उनका नाम ना आए, उनका चेहरा बाहर नहीं आना चाहिए, वरना उन्हें भी मार दिया जाएगा। एक और मानवाधिकार संगठन को ईरान के एक डॉक्टर ने अपनी आपबीती सुनाई। उसने कहा कि 8 जनवरी को अस्पताल में ड्यूटी करते समय उसने मशीन गन से फायरिंग की आवाज़ें सुनी और वहां इतनी बड़ी संख्या में घायल पहुंचे कि अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेज उन्हें संभाल नहीं पाए, क्योंकि उनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी। डॉक्टर्स कम पड़ गए, नर्स और स्टाफ जो है वो कम पड़ गया। ईरान में सड़कों पर ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स पर भी सुरक्षा बलों ने कब्जा कर लिया। वो घायल प्रदर्शनकारियों की तलाश करके, उनका पीछा करते करते, उनके बारे में तमाम जानकारियां इकट्ठा करके उन्हें लगातार गिरफ्तार कर रहे थे और कई बार तो सुरक्षा कर्मियों ने घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज शुरू होने से पहले ही उन्हें उसी घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। जो परिवार अपने करीबी लोगों के शव लेने के लिए आए, उन्हें शव लेने से पहले एक कबूलनामा देना पड़ा जिसमें उन्हें यह कहना पड़ा कि उनके परिवार के लोगों की हत्या सुरक्षा बलों ने नहीं की, बल्कि हथियारों से लैस दूसरे प्रदर्शनकारियों ने ही उन्हें मारा है। ईरान में इंटरनेट बंद होने के बावजूद एक तस्वीर बार बार सामने आ रही है और वो है अस्पताल के बाहर रखे हुए बॉडी बैग्स जिसके अंदर लाशें रखी हैं। ईरान में सरकार के समर्थक और विरोधी दोनों ही ये मानते हैं कि उन्होंने इतनी बर्बरता इससे पहले कभी नहीं देखी और ये बॉडी बैग्स भी इसी बात का सबूत है। सोमवार यानी 12 जनवरी को पिछले कुछ दिनों की तुलना में ईरान से कम वीडियोस बाहर आए और प्रदर्शनकारी कहते हैं कि इसकी वजह डर नहीं है बल्कि इंटरनेट बंद किया जाना और ईरान की सरकार की कड़ी निगरानी है। ईरान की सरकार बहुत कड़े कदम उठाकर इन प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश कर रही है और ईरान के एक सरकारी वकील ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों को प्रदर्शनकारियों और उनकी संपत्ति की पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। इसका मतलब है कि ईरान की सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अपनी रणनीति बदल रही है और अब उनकी संपत्ति जब्त करने की भी तैयारी में है। यानी हर प्रकार से वो इस बगावत को दबाना चाहती है, गोली मारकर उन्हें डराना चाहती है और अब उनकी संपत्ति को भी जब्त करने की तैयारी है। आज ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान के प्रदर्शनकारियों को इजराइल हथियार दे रहा है, यानी प्रदर्शन को भड़काने का आरोप अब ईरान इजराइल पर लगा रहा है। आज शाम ईरान की राजधानी तेहरान में तेहरान यूनिवर्सिटी के कैंपस में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के 300 शवों को दफनाया गया। ऐसे अंतिम संस्कार इस समय ईरान के कई शहरों में हो रहे हैं। वहां इस प्रकार के कई जनाजे आपको देखने को मिलेंगे। ईरान के मशहद शहर में भी उन सुरक्षा कर्मियों को दफनाया गया जो इस
विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए थे और इस अंतिम संस्कार में हजारों लोगों की भीड़ शामिल हुई। नई तस्वीरें आई हैं, आप देखिए। این شهدای عزیز و والا مقام برای سرفرازی ملت عزیز نوح ابا عبدالله جای گرفتن. ای شهیدان حسین جان، حسین جان در روی جایگاه انشالله قرار بگیرن. یادتان باشد. और अपने भारत के दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें, और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जिनके परिवार के लोग, जिनके रिश्तेदार या दोस्त या जानने वाले ईरान में या तो काम करने के लिए गए हुए हैं या वहाँ पर छात्र हैं या किसी और वजह से इस समय वो ईरान में हैं। और ऐसे तमाम लोगों को जो भारत के लोग हैं और ईरान में इस समय फंसे हुए हैं, भारत सरकार ने कहा है कि वो जल्दी से जल्दी तुरंत ईरान छोड़कर बाहर निकल आएं। एडवाइजरी इस समय मेरे हाथ में है और भारत सरकार ने कहा है दे आर एडवाइज टू लीव ईरान बाय अवेलेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग कमर्शियल फ्लाइट्स। जल्दी से जल्दी वो ईरान छोड़कर तुरंत बाहर निकल आएं। और जो बाकी के जो लोग हैं जो ईरान जाने के बारे में अभी सोच भी रहे हैं, तो अभी वो ईरान ना जाए। ईरान अब एक सुरक्षित जगह नहीं बचा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि ईरान में जो वहाँ के जो लोकल सोर्सेज हैं, जो लोकल पोर्टल है एक, उसके मुताबिक 12,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और अब ईरान की सरकार बहुत ही बर्बरता के साथ इस विरोध प्रदर्शन को दबा रही है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन को ईरान पर हमले के लिए 50 मिलिट्री टारगेट्स की एक लिस्ट सौंपी गई है जिन पर अमेरिका की सेना हमला कर सकती है। वॉशिंगटन की एक संस्था यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान ने सोमवार को व्हाइट हाउस को यह लिस्ट सौंपी है और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। और इस लिस्ट में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का हेडक्वार्टर और उसके 4 कमांड सेंटर्स भी शामिल हैं। IRGC के हेडक्वार्टर से ही ईरान में प्रदर्शनों को रोकने और कुचलने की कार्रवाई की जाती है। और इस लिस्ट में IRGC के वो रीजनल बेसिस भी शामिल हैं जो ईरान के हर शहर में मौजूद हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी पर ईरान ने भी अब अपना एक नया जवाब दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर सऊदी अरब, UAE और तुर्की सहित अमेरिका के किसी भी सहयोगी देश के जरिए उस पर हमला किया गया तो ईरान उन देशों को अपना दुश्मन मानकर उन्हें करारा जवाब देगा और उन देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी ईरान हमला करेगा। ईरान की इस चेतावनी के बाद कतर के अल उदैद एयरबेस सहित कई और मुख्य सैन्य ठिकानों से अमेरिका अपने कुछ सैनिकों को हटा रहा है। कतर का ये एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहाँ करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। और अमेरिका अगर इनमें से कुछ सैनिकों को हटा रहा है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका को इस बात की आशंका है कि ईरान इस एयरबेस पर हमला कर सकता है। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि अब अमेरिका अपने इन सैनिकों को रीडिप्लॉय करना चाहता है, लेकिन अमेरिका को इस बात की जरूर आशंका होगी कि उसके मिलिट्री बेसिस पर ईरान हमला कर सकता है जवाबी कार्रवाई के तहत। इसका मतलब है कि अमेरिका ईरान के खतरे को अब बहुत गंभीरता से ले रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा जून 2025 में जब अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए थे, तब ईरान ने कतर के इसी एयरबेस पर जवाब में हमला किया था और उस समय भी मिडिल ईस्ट के कुछ मिलिट्री बेसिस से अमेरिका ने अपनी सेना को हटाया था। और आज कतर ने भी ये कहा है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल तैयार है।